हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी का बुक सॉल्यूशन करवा रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिल जाएगा, आप उससे जाकर देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो में हम जितने भी प्रीवियस ईयर में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आए हुए हैं सभी क्वेश्चन को यहाँ एक साथ ख़त्म करने वाले हैं। हमारे पास आज लगभग 170 प्लस क्वेश्चन है। तो चलिए अपनी क्वेश्चन की ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। तो गाइज सातवीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था ये आपको बताना है, लेकिन गाइज उससे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी। तो गाइज सातवीं पंचवर्षीय योजना जो चली थी वो हमारी 1985 से 1990 तक चली थी। तो ये हमारी सातवीं पंचवर्षीय योजना थी। अब इसका आपको उद्देश्य बताना है कि इसका उद्देश्य क्या था। तो गाइज इसका उद्देश्य था खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइज यहाँ पे अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 के नोट का आधार रंग क्या है। जो अपना नया वाला 50 रुपये का नोट है उसका क्या कलर है ये आपको बताना है। तो गाइज जो 50 रुपये का नोट है उसका कलर है फ्लोरेसेंट नीला। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। तो गाइज महिला पूछे या फिर पुरुष पूछे, सभी में साक्षरता दर में सबसे ऊपर में जो राज्य है वो है अपना केरल। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही डैश तैयार होता है। जीडीपी में किए गए योगदान से क्या तैयार होता है ये आपको बताना है। तो गाइस इससे तैयार होता है अर्थव्यवस्था का ढांचा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है। तो गाइस 1980 में जीडीपी में जो सेवा क्षेत्र है उसका कितने % हिस्सेदारी थी ये आपको बताना है। तो गाइस सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि सेवा क्षेत्र होता क्या है। तो गाइस सेवा क्षेत्र होता है हमारा जो टर्शियरी सेक्टर होता है उसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हमारे इकोनॉमिक्स में 3 क्षेत्र हैं, ऐसे तो 5 क्षेत्र है लेकिन साइंटिफिक तरीका से 3 ही क्षेत्र है। जो हमारा प्राइमरी सेक्टर होता है उसमें कृषि से संबंधित सारे आते हैं। दूसरा में होता है हमारा गाइज उससे जो विनिर्माण होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र का इस्तेमाल करके दूसरा में जो विनिर्माण किया जाता है वो सारा हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। और टर्शियरी में जितना भी हमारा जो भी हम उससे इस्तेमाल करते हैं, जैसे गाड़ी हो गया, स्कूल हो गया, बैंक हो गया, ये हमारा थर्ड सेक्टर में आता है और इसे हम सेवा सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें गाइज कितना % जीडीपी का योगदान रहा 1980 में ये आपको बताना है। तो गाइज 1980 में जो सेवा सेक्टर का योगदान रहा वो रहा 38.6%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। भारत में प्रत्येक देश में एक बार जनसंख्या जनगणना की जाती है। तो भारत में प्रत्येक कितने साल पर एक बार जनगणना की जाती है। तो वो किया जाता है गाइज 10 वर्ष में। तो गाइज आपको बताना है कि पहला जो जनगणना हुआ था वो कब हुआ था। तो चलिए गाइज बता देते हैं। यहाँ पे गाइज पहला जनगणना हमारा हुआ था 1872 में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था। तो गाइज ये करवाया था हमारा मेयो। कौन करवाया था, मेयो। और जो नियमित जनगणना था वो कब हुआ, वो हुआ हमारा 1881 से शुरू हुआ था। किसके कार्यकाल में, तो ये शुरू हुआ था रिपन के कार्यकाल में। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। तो चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष। तो गाइज यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, बजट दस्तावेज कुल व्यय को डैश में वर्गीकृत करते हैं। जो हमारा बजट दस्तावेज है वो कुल व्यय को किस में वर्गीकृत करता है ये आपको बताना है। तो ये करता है हमारा योजनागत और गैर योजनागत व्यय में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 8 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर का डैश कच्चा माल है। जो चूना पत्थर है उसका इस्तेमाल हम कहाँ पे करते हैं ये आपको बताना है। तो उसका यूज किया जाता है सीमेंट उद्योग में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए गाइस 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात जो था वो सबसे अधिक था। तो गाइज वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी है, वो है हमारा पुदुचेरी। कौन है, पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत ने देश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो गाइज कब पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था ये आपको बताना है। तो गाइज ये शुरू किया गया था 1951 में। कब तक चली थी? तो 1951 से लेकर 1956 तक चला था। कब तक चला था? 1951 से 1956 तक। किस मॉडल पर आधारित था? तो गाइज ये आधारित था हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। और गाइज आप लोग ये बताइए पंचवर्षीय योजना हम किस देश से लिए हैं? तो गाइज ये लिया गया है रसिया से। किससे लिया गया है? रसिया से। तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 1951। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है को डैश कहलाता है। गाइज जो क्या कहलाता है, जो एक बजट दस्तावेज है वो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो गाइज वो कहलाता है हमारा राजस्व बजट। क्या कहलाता है? राजस्व बजट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है? जो चीनी हमारा बनता है उसके लिए प्राथमिक कच्चा माल क्या है ये आपको बताना है। तो गाइज ये तो आप सभी को पता है कि गन्ना से यहाँ पे चीनी बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है गन्ना सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM नाम की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो देश क्रांति से जुड़ी हुई है। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन की कौन सी क्रांति से जुड़ा हुआ है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे मधुमक्खी का नाम देखते ही और शहद नाम सुनते ही लगाओगे कहाँ? शहद को। लेकिन गाइस ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है मिशन ये जुड़ा हुआ है मिष्ठान से। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मिष्ठान सही होगा। याद रखिएगा शहद इसका आंसर नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में निर्धनता रेखा का आकलन करने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण कौन करता है? कौन सा संगठन है जो निर्धनता रेखा का आकलन करता है ये आपको बताना है। तो गाइस वो है हमारा NSSO। कौन है? NSSO। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर देखते हैं। कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन के किस साधन का उपयोग किया जा रहा है? हमारा पेट्रोलियम हो गया, कच्चा तेल हो गया या प्राकृतिक गैस हो गया, इसको हम एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किस चीज़ का यूज कर रहे हैं ये आपको बताना है। तो गाइस इसका हम अभी जो यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं पाइपलाइन का। किसका यूज कर रहे हैं? पाइपलाइन का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है पाइपलाइन सही हो जाएगा। तो गाइस 16 नंबर क्वेश्चन है, देश अर्थव्यवस्था की सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग होता है। कौन सा होता है जो अर्थव्यवस्था के सभी फर्मों के सकल मूल्यवर्धित का कुल योग होता है? तो गाइस ये होता है हमारा GDP। क्या होता है? GDP। GDP क्या होता है? तो गाइस GDP होता है एक वित्तीय वर्ष में एक देश के सीमा के अंदर उत्पादित किए जाने वाले सभी अंतिम वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को GDP कहा जाता है। तो गाइस इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पे GDP आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। चलिए 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस 17 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 के अनुसार जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य होगा। कहाँ पे विचार करने का अधिकार होगा ये आपको बताना है। तो गाइस ये होगा हमारा जहाँ पे 50 लाख रुपया से अधिक नहीं हो। कहाँ पे विचार करना होगा? जहाँ पे 50 लाख रुपया से अधिक नहीं हो, मूल्य जो है वो 50 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वो लोग विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही होगा। तो गाइस यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र निम्न में से किसे माना जाता है? तो प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र किसे माना जाता है? तो गाइस इसे माना जाता है हमारा टेक सिटी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक चला था। जो पहला चरण था हरित क्रांति का वो कब से कब तक चला था ये आपको बताना है। तो गाइस जो हरित क्रांति का पहला चरण चला था वो चला था हमारा तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो वो थी 1961 से 1966 तक। और 1966 के बाद 1967 और 1968 के बीच में, मतलब 1966 से 1968 69 के बीच में चला था हमारा हरित क्रांति। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा गाइस? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1960 से 1970 के बीच में। तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया डी। तो गाइस 20 नंबर क्वेश्चन है,
भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? जो जनगणना कराया जाता है 10 साल पर एक बार, वो किसके अंदर आती है, मतलब जनगणना कौन सा मंत्रालय करवाता है, ये आपको बताना है। तो गाइज ये इसका जिम्मेदारी होती है गृह मंत्रालय के पास। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 21 नंबर क्वेश्चन है, 2019 में भारत 10 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 2019 में कितने मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण किया गया था भारत में, ये आपको बताना है। तो ये किया गया था 111 टन। कितना किया गया था? 111 टन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 22 नंबर पे। 1971 के भारत पाक युद्ध के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो गाइज 1971 में जो भारत और पाक के बीच में युद्ध हुआ था वो किस पंचवर्षीय योजना के बीच में चल रही थी, आपको बताना है। तो 1971 के समय कौन सा पंचवर्षीय चल रहा होगा? तीसरा खत्म हुआ था 66 में, 61 से 66 तक। उसके बाद 67 68 जो है सो हमारा रहा हरित क्रांति, इस कारण से वहाँ पे ये था, गैप था। उसके बाद चला था 69 से 74 तक हमारा कौन सा यहाँ पे चला था, हमारा फोर्थ। कौन सा चला था? फोर्थ पंचवर्षीय योजना। और बात क्या हो रही है 1971 में, तो कौन सा आंसर हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। कौन सा? चौथी पंचवर्षीय योजना अभी चल रही थी, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो भाई 23 नंबर क्वेश्चन है, डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है। जो भारत में बैंक नोट जारी किया जाता है उसका अधिकार किसके पास होता है? तो गाइस उसका अधिकार होता है आरबीआई के पास। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए हो, डैश कार्य कहलाता है। क्या कार्य कहलाता है? तो गाइस ये कहलाता है हमारा स्थिरीकरण। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। तो गाइस 25 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी? तो गाइस 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार जो भारत की साक्षरता दर थी वो कितनी थी? तो गाइस वो था 74 पॉइंट समथिंग। कितना था? 74% के आसपास था। तो चलिए आंसर देखते हैं कि कौन सा आंसर होगा यहाँ पे। तो 25 का आंसर गाइस होगा कितने परसेंट जनगणना ये थी, साक्षरता दर थी? तो गाइस यहाँ पे हो गया 74.04%। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का डैश माना जाता है। क्या माना जाता है ये आपको बताना है। तो गाइस ये माना जाता है मात्रा। मतलब व्यापार की गई वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार का मात्रा माना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस 27 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति मुख्य रूप से डैश पर निर्भर है। जो हरित क्रांति वो किस पर निर्भर है ये आपको बताना है। तो गाइस ये निर्भर है हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो भाई 28 नंबर क्वेश्चन है, नगद आरक्षित अनुपात के अलावा बैंकों को अल्पावधि में नगद रूप से कुछ रिजर्व रखने की भी आवश्यकता होती है जिसे डैश कहा जाता है। जो बैंक जो है सो कुछ नगद अपने पास रखती है आरबीआई के पास, और उसके अलावा जो अल्पावधि मतलब कुछ समय के लिए, आधे समय के लिए जो नगद रखा जाता है उसे हम किस रूप में जानते हैं ये आपको बताना है। तो उसे जाना जाता है हम वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में। किसके बारे में जाना जाता है? उसे जाना जाता है वैधानिक तरलता अनुपात के नाम से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में यह देश का एकमात्र उद्योग है जो मूल्य श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम मूल्य वर्धित उत्पादों तक। यहाँ किस उद्योग की बात हो रही है? आपको बताना है कि भारत यहाँ पे किस उद्योग में आत्मनिर्भर है। यहाँ पे कौन सा उद्योग हो जाएगा गाइज? तो वो है गाइज वस्त्र उद्योग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो भाई 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्यक्तिगत परियोज आय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो भाई इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है वो है अपना ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत परियोज आय इज इक्वल टू व्यक्तिगत आय इज माइनस व्यक्तिगत कर उदायगी माइनस गैर कर उदायगी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डैश था। जो अपना पहला पंचवर्षीय योजना आया 1951 से 1956 तक, उसका क्या उद्देश्य था ये आपको बताना है। तो गाइस उसका उद्देश्य था कृषि का विकास करना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। 10 पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। कौन सा पंचवर्षीय योजना था जिसमें बोला गया कि स्थिरता के साथ विकास भी किया जाएगा, इसका उद्देश्य रखा गया? तो ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, ये आपको बताना है। तो गाइस ये पंचवर्षीय योजना थी चौथी। कौन सी? चौथी। कब से कब तक चली? तो 69 से 74 के बीच में चली थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समय क्या थी? जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो गाइस ये 1956 से 1961 तक थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? पहला पे तो अपना बिहार है, और दूसरा सबसे कम किस राज्य की ये थी साक्षरता दर थी, ये आपको बताना है। तो गाइस दूसरा साक्षरता दर सबसे कम वाला जो राज्य था वो था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। तो गाइस 35 नंबर क्वेश्चन है, किस योजना के तहत 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो गाइस कौन सा योजना है जिसमें 10,000 रुपया जो है तो दिया जाता है धारकों को? तो ये है गाइस प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका शुरुआत किया गया था 2014 में। तो गाइस इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना देश की राष्ट्रीय आय को उसके डैश से भाग देकर की जाती है। तो गाइस किससे भाग दी जाती है? तो प्रति व्यक्ति इनकम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तो कुल जनसंख्या बटे क्या करते हैं, जितनी भी हमारी कुल आय है उससे हम भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। कुल जनसंख्या बटे कुल आय होते हैं। तो इस प्रकार से हम पर कैपिटा इनकम निकाल पाते हैं। तो 36 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 ने उद्योगों को डैश श्रेणियों में वर्गीकृत किया था। जो औद्योगिक नीति आई थी 1956 में, उसने उद्योगों को कितने श्रेणियों में बांट दिया, ये आपको बताना है। तो उसने बांट दिया था 3 भागों में। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। अटल पेंशन योजना भारतीय नागरिकों के लिए पेंशन योजना है जो डैश क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। ये किस क्षेत्र के श्रमिकों के लिए केंद्रित है, ये आपको बताना है। तो गाइस ये है हमारा असंगठित क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी? जो 2011 में जनगणना हुई थी उस हिसाब से भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी थी, ये आपको बताना है। तो गाइस ये थे हमारा 82.14%। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। तो गाइस 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो गाइस यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंध नहीं रखता है। तो गाइस प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है जैसे कृषि हो गया, दुग्ध उत्पादन हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब जितना भी है उस सारा जो है सो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यहाँ पे डेयरी जो है सो क्या होगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। लेकिन कई बैंक सेवा किस क्षेत्र में आती है? सेवाएं किस क्षेत्र में आती है? ऊपर ही बता के आ रहे हैं। तो सेवाएं आती है गाइस थर्ड सेक्टर में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो ए है यही गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गलत है। चलिए 40 हो गया। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस कारण से आयातित सामान अधिक महंगा होता है? जो हम आयात करके कोई सामान मंगाते हैं वो किस कारण से महंगा हो जाता है? तो गाइस उसके महंगा होने का कारण है प्रशुल्क। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश को शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया पहल ने उद्यमियों को समर्थन देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए थे। जो हमारा स्टार्टअप इंडिया पहल था वो कब शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो गाइस इसकी शुरुआत हुई थी हमारा 16 जनवरी 2016 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत में किसी लघु उद्योग को डैश के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। जो हमारे लघु उद्योग होता है उसको हम किसके रूप में परिभाषित करते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइस उसको परिभाषित किया जाता है किसी इकाई की परिसंपत्ति पर अधिकतम निवेश की अनुमति करके। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश को विकास का आधार माना जाता है। तो किसको विकास का आधार माना जाता है? तो गाइस विनिर्माण उद्योग जो होता है उसको विकास का आधार मानते हैं। और विनिर्माण क्या होता है? तो जितना भी प्राथमिक सेक्टर में मतलब फर्स्ट जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें उत्पादित होती है वस्तु, उसका इस्तेमाल करके हम जितना भी वस्तु बनाते हैं उस सभी को हम विनिर्माण क्षेत्र में रखते हैं। विनिर्माण क्षेत्र कौन सा है? तो विनिर्माण क्षेत्र हमारा सेकेंड सेक्टर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? यहाँ पे कौन सा है जो सार्वजनिक क्षेत्र में वस्तुओं के निर्माण के लिए आरक्षित है? तो गाइस यहाँ पे हो जाएगा हमारा परमाणु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए जो है सर सही हो जाएगा। तो गाइस 46 नंबर क्वेश्चन है, आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है। कौन सा है जो यहाँ पे आयात को प्रतिबंधित करता है और घरेलू उत्पादकों की विदेशी प्रतिस्पर्धा में सहायता करता है? ऑप्शन ए है टैरिफ और दूसरा है कोटा। तो यहाँ पे गाइस आंसर जो हो जाएगा दोनों ही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस 47 नंबर क्वेश्चन है, नीवल राष्ट्रीय उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीवल यानी एनएनपी कैसे निकालते हैं ये आपको बताना है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है ये आपको बताना है। तो गाइस एनएनपी निकलता है, एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? एनएनपी इज इक्वल टू होता है जीडीपी। जीडीपी में क्या जोड़ते हैं हम? जीडीपी में जोड़ते हैं फॉरेन इनकम को, और इसमें से घटाते क्या हैं? इसमें से घटाते हैं हम डेप्रिसिएशन को यानी कि मूल्यह्रास को। तो इस प्रकार से हमारा निकलता है एनएनपी। एनएनपी कैसे निकलता है? एनएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस फॉरेन इनकम माइनस में डेप्रिसिएशन। और इसका एक और फार्मूला होता है एनएनपी का। एनएनपी का एक और फार्मूला क्या होता है? एनएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा दिया गया है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस मूल्यह्रास। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग डैश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये आपको बताना है। तो गाइस ये निवासी थे अमेरिका के, लेकिन ये अपना प्रयोग कहाँ करते थे? प्रयोग करते थे ये अपना मैक्सिको में। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन जो है सो अमेरिका सही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। कहाँ के निवासी थे नॉर्मन बोरलॉग? तो अमेरिका के थे, लेकिन वो अपना शोध या फिर प्रयोग कहाँ करते थे? वो करते थे मैक्सिको में। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सो डी सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक बाजार संरचना पर विचार करें जिसमें फर्मों की संख्या काफ़ी अधिक होती है और फर्मों का निर्बाध प्रवेश और बहिर्गमन होता है, किंतु उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं सजातीय नहीं होती है। ऐसी बाजार संरचना को डैश कहते हैं। तो गाइस ऐसी बाजार को हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो गाइस ऐसी बाजार को हम कहते हैं एकाधिकार प्रतिस्पर्धा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में पारित किया गया था और डैश में लागू हुआ। जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है वो 2019 में तो आया था, लेकिन वो पारित कब किया गया था ये आपको बताना है। तो गाइस ये पारित किया गया था 2020 में। आया 2019 में लेकिन पारित हुआ 2020 में। तो गाइस इस प्रकार से यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन कर लिया। चलिए अब अगले 50 की ओर चलते हैं। तो गाइस 51 नंबर क्वेश्चन है, वे श्रमिक जो अपनी आजीविका कमाने के लिए एक उद्यम के मालिक हैं और उसका संचालन करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो एक उद्यम का मालिक है और उसका संचालन भी खुद ही करता है, उसको हम किस रूप में जाना जाता है? तो उससे हम जानेंगे स्वनियोजित, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना की वास्तविक विकास दर कितनी थी? जो हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो गाइस 85 से 90 तक, मतलब 1985 से लेकर 1990 तक। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो कितने % रखा गया था ये आपको बताना है। तो गाइस ये रखा गया था 6%। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो गाइस यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक के अंत में डैश में शुरू हुई थी। जो भारत में हरित क्रांति शुरू हुई थी वह कहाँ से स्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है। तो गाइस ये शुरू हुआ था पंजाब से। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, उन लोगों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है जो नियमित रूप से निर्धनता रेखा के अंदर और बाहर होते रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं ये आपको बताना है। मान लीजिए यहाँ पे एक ये रेखा है, इससे ऊपर जो है सो अमीर लोग हैं, इससे ऊपर गरीब लोग हैं। मतलब जो इस रेखा के नीचे आता है उसे हम गरीबी रेखा से नीचे कहते हैं, और जो इसके ऊपर होता है गरीबी रेखा से ऊपर कहा जाता है। तो ऐसे लोग को क्या कहा जाता है? जो कभी इससे यहाँ चले जाते हैं तो कभी इससे यहाँ चले जाते हैं, तो कहीं उन्हें कहा जाता है यहाँ पे चक्रीय निर्धन। क्या कहा जाता है? चक्रीय निर्धन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करके की गई थी।
तो गाइज वो कौन सा फसल था, तो गाइज वो फसल था हमारा चावल और गेहूँ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में डैश की डैश गतिविधियों के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। किसकी गतिविधियों को मापने की ये बही खाता प्रणाली, ये आपको बताना है। तो गाइज ये मापता है आर्थिक गतिविधियों को। किसको मापता है? आर्थिक गतिविधियों को मापता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो गाइज ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आर्थिक सही हो जाएगा। चलिए अगला 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रति व्यक्ति आय उस देश के एक व्यक्ति द्वारा अर्जित औसत देश के निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है ये आपको बताना है। तो गाइज ये निरूपित करता है हमारा आय को। ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कृषि उपज का वह हिस्सा जो किसानों द्वारा बाजार में बेचा जाता है वो डैश अधिशेष कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो गाइज वो कहलाता है हमारा बाजार। बाजार अधिशेष कहलाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान कृषि में ठहराव को डैश द्वारा अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया जाता है। जो कृषि में ठहराव आता है उसको डैश के द्वारा मतलब किसके द्वारा हम समाप्त कर सकते हैं ये आपको बताना है। तो गाइज वो समाप्त किया जाता है हरित क्रांति के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश का विकास भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी उसका क्या उद्देश्य था, किसका विकास करना था? तो गाइज ये विकास करना था हमारा कृषि का। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 61 नंबर क्वेश्चन है, नवजात मृत्यु दर किसी दिए गए वर्ष या अन्य अवधि में प्राप्ति 1000 जीवित जन्मों के जीवन के पहले डैश के दौरान होने वाली मृत्यु की संख्या को संदर्भित करते हैं। तो गाइज हम जो नवजात जो मृत्यु दर नापते हैं वो मतलब जन्म होने के कितने दिन पहले मृत्यु होने के बाद मापा जाता है ये आपको बताना है। तो गाइज ये मापा जाता है 28 दिन में। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है और 28 दिन के अंदर में मर जाता है तो उसको हम नवजात मृत्यु दर में काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी संस्था के स्वामित्व वाली वस्तुएं डैश कहलाती है। कोई संस्था है जिससे कोई वस्तु स्वामित्व रखती है मतलब उससे वो रिलेट करती है, उससे संबंध रखती है, तो उसको हम किस रूप में जानेंगे? तो उसे जानेंगे हम परिसंपत्तियाँ के रूप में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भाई 63 नंबर क्वेश्चन है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भाई 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन प्रधानमंत्री थे ये आपको बताना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? तो भाई ये चली थी 1992 से लेकर 1997 तक। और इस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो इस समय गाइज प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है पीवी नरसिम्हा राव ये सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 64 नंबर पे। तो ये 64 नंबर क्वेश्चन है, व्यापार और वाणिज्य का विस्तार करने और विदेशी मुद्रा लाने में क्या मदद करता है? तो गाइज क्या मदद करता है? तो ये मदद करता है निर्मित वस्तुओं का निर्यात। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र में CRR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो गाइज CRR का पूर्ण रूप होता है कैश रिजर्व रेशियो। ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो। तो गाइज यहाँ पे हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भारत में किस वर्ष में बनाई गई थी? जो दूसरी जनसंख्या नीति थी वह किस वर्ष बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो गाइज ये बनाया गया था 2000 में। और जो पहली जनसंख्या नीति आई थी वह किस वर्ष आई थी? तो गाइज वो आया था हमारा 1976 ईस्वी में। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 2000 सही हो गया। तो गाइज यहाँ पे हमारा 67 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो गाइज वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था जो बिजली और परिवहन पर केंद्रित था? तो गाइज वो पंचवर्षीय योजना था हमारा पहला। कब से कब तक? 1951 से लेकर 1956 तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। तो गाइज 68 नंबर क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो गाइज किस पंचवर्षीय योजना का जो मतलब लक्ष्य था वो विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था ये आपको बताना है। तो गाइज वो पंचवर्षीय योजना थी हमारी दूसरी। कब से कब तक चली थी? तो 56 से लेकर 61 तक। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। तो गाइज 69 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है। तो गाइज राष्ट्रीय आय को किसके तरह परिभाषित किया जाता है? तो गाइज ये किया जाता है कारक लागत पर NPP। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश था।
जब हरित क्रांति आई थी भारत में, उसके बाद खाद्य फसलों में क्या हुआ था, उसका आयात पर क्या प्रभाव पड़ा था, ये आपको बताना है। तो गाइस उससे हुआ क्या था कि कम हो गया था, जो आयात है वो कम हो गया था, खाद्य फसलों का आयात कम हो गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो हमारा राज्य है जिसमें जनसंख्या घनत्व सबसे कम है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश। कितनी इसकी जनसंख्या है? तो 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन है, घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत डैश कहलाती है? क्या कहलाती है गाइज? तो ये कहलाती है गाइज मौद्रिक विनिमय दर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, सरकार की प्राप्तियों जो देयला सृजित करती है या वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है डैश कहलाती है? तो गाइज ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गाइज पूंजीगत प्राप्तियाँ। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन है, विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसंरचनात्मक परिवर्तन से गुजरता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस अवसंरचनात्मक परिवर्तन का एक संकेत नहीं है? तो गाइज इसका आंसर बताना है कि कौन अवसंरचनात्मक प्रक्रिया का एक संकेत नहीं है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सा आंसर होगा गाइज? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर डैश तैयार किया जाता है? क्या तैयार किया जाता है? तो ये तैयार किया जाता है सिटी वाटर एक्शन प्लान। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? जो सेबी है उसकी पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो इसकी जो पहली महिला प्रमुख बनी है वो बनी है माधवीपुरी बुच। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने डैश का उपयोग करके फसलों की खेती की थी? जब हरित क्रांति चल रही थी उस समय किसानों ने किसका उपयोग करके फसलों की खेती की थी? तो उस समय गाइस जो किसानों के द्वारा यूज किया गया था, इस्तेमाल किया गया था, वो था अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 78 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? तो गाइस जिसका आंसर तो हम बता ही दिए हैं, कौन सा हो जाएगा आंसर? यहाँ पे अंतिम हो जाएगा। एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है? मतलब जब निर्यात है वो आयात से ज़्यादा होने लगता है तो उस स्थिति को हम किस नाम से जानते हैं? तो गाइस उस स्थिति को हम जानते हैं व्यापार अधिशेष के नाम से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश के दौरान मुख्य फोकस सार्वजनिक क्षेत्र पर था और इस दौरान देश में तेजी और औद्योगिकरण लाने की योजना बनाई गई थी। किसके दौरान, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान मुख्य फोकस जो था वो सार्वजनिक क्षेत्र पर था, ये आपको बताना है। तो गाइस वो था हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? निम्न आपको बताना है कि निम्न में से हरित क्रांति से क्या एक लाभ हुआ था, ये आपको बताना है। तो गाइस ये हुआ था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भारत को देश बनाना था। भारत को क्या बनाना था? तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, मतलब भारत को कैसा बनाना था? तो गाइस भारत को बनाना था आत्मनिर्भर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। आपको बताना है राष्ट्रीय आय की गणना में हम किस विधि का उपयोग करते हैं, ये आपको बताना है। तो गाइस इस मतलब राष्ट्रीय आय निकालने में हम उत्पाद विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 84 नंबर क्वेश्चन है, डैश देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ हैं? तो इसका आंसर गाइस क्या होगा? तो इसका आंसर होगा गाइस विदेशी मुद्रा रिजर्व। विदेशी मुद्रा रिजर्व देशों के केंद्रीय बैंकों द्वारा धारित विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, 85 नंबर क्वेश्चन,
उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? तो गाइस उसे क्या कहते हैं? तो गाइस उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है समूहन अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 86 नंबर क्वेश्चन है, बजट प्रत्येक डैश हेतु सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण है। किसका विवरण है गाइस? तो ये है वित्तीय वर्ष का विवरण। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। किस सरकार के द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है? तो गाइस ये है हमारा कौन सा हो जाएगा? राजकोषीय घाटा। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा? राजकोषीय घाटा सरकार द्वारा आवश्यक कुल उधार का एक संकेत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 88 नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई के निम्नलिखित मौद्रिक लिखितों में कौन सा प्रकृति में गुणात्मक है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक प्रकृति का एक गुणात्मक है। तो कहिए ये है हमारा मोरल सुएसन। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 के 36वें संस्करण में किस राज्य ने सर्वाधिक कांस्य पदक जीते थे? आपको बताना है कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ था उसमें किस राज्य ने सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीते थे? तो गाइस वो राज्य था हमारा, कौन सा राज्य था? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण था। जब भी कोई पंचवर्षीय योजना आती थी तो उसके लिए किस के द्वारा अंतिम मंजूरी दी जाती थी? तो गाइस वो संस्था थी हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना डैश के कारण विलंबित हुई। जो हमारी 8वीं पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक? तो 92 से संतानवे तक इस किसके कारण से विलंबित हुई? मतलब ये होना था 90 से 95 तक, लेकिन हुआ कब से? 92 से 97 तक। तो ये किसके कारण से विलंबित हुई थी? तो गाइस ये हुआ था केंद्र में राजनीतिक अनिश्चितता के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड पूर्ण रूप से डैश के स्वामित्व में है। जो नाबार्ड है वो किसके अंडर में आता है ये आपको बताना है। तो गाइस ये आता है भारत सरकार के अंडर में। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन, 93 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में अधिकतम मुद्रास्फीति वर्ष डैश में 25.2% दर्ज की गई थी, जो मुख्य रूप से उसके पिछले वर्ष खरीफ फसलों के खराब हो जाने और कच्चे तेल के मूल्यों में बढ़ोतरी के कारण हुआ था। तो गाइस ये किस वर्ष में हुआ था जिस समय में मुद्रास्फीति जो है सो सबसे कम हुई थी? तो गाइस ये हुआ था हमारा, कब हुआ था गाइस? तो ये हुआ था हमारा 1974 से 1975 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 94 नंबर क्वेश्चन है, एसएमई का पूर्ण रूप स्मॉल एंड डैश एंटरप्राइजेज है। तो स्मॉल एंड कौन सा एंटरप्राइजेज होगा ये आपको बताना है। तो गाइस ये होगा स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेज। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन, डैश को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था। किसको 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पेश किया गया था? तो ये पेश किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 96 नंबर क्वेश्चन है, डैश सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के उदाहरण है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो गाइस ये है हमारा सड़कें जो है सो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण है। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में डैश मॉडल का पालन किया था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था वो किस मॉडल पर आधारित था? तो गाइस ये था हमारा हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 98 नंबर क्वेश्चन है, जनता के डैश को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। जनता के किस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है? तो गाइस कल्याण को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट और फैक्स के माध्यम से वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए उपलब्ध सुविधा का नाम बताएं। तो गाइस उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा गाइस ई कॉमर्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। तो गाइस 100 नंबर क्वेश्चन है, निवल निर्यात इज इक्वल टू कुल निर्यात माइनस क्या होता है? तो गाइस निवल निर्यात इज इक्वल टू कुल निर्यात माइनस कुल आयात होता है। ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्या थी? जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी कब से कब तक थी? 2002 से लेकर
2002 से लेकर 2007 तक इसका जो वास्तविक विकास दर था वो कितना परसेंट था, ये आपको बताना है। तो गाइज ये था हमारा 7.6%। ऑप्शन नंबर बी जो है सो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो गाइज ये है हमारा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। गाइज 103 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन सा इसमें कृषि आधारित उद्योग है गाइज? तो ये है हमारा रेशम वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में डैश को अधिक महत्व दिया गया था? जो प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें किसको अधिक महत्व दिया गया था? तो गाइज ये दिया गया था आत्मनिर्भरता को। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 105 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि प्रधान रही। उस समय देश की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्राप्त करती थी? कितने प्रतिशत जो थे जनता थी वो कृषि से अपनी आजीविका प्राप्त करती थी, ये आपको बताना है। तो गाइज ये प्राप्त किया जाता था, कितना परसेंट था गाइज? तो ये था हमारा 85%। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। उस समय 85% जो जनता थी वो अपनी आजीविका जो है सो कृषि से प्राप्त करती थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 85% सही हो जाएगा। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है? जो माल का निर्यात होता है वो किसको बढ़ाता है? तो गाइज वो बढ़ाता है विदेशी मुद्रा को। जितना हम माल का निर्यात करेंगे दूसरे देश में उतना हमारे पास विदेशी मुद्रा आएगी। इससे हमारा विदेशी मुद्रा का जो भंडारण है उसमें जो है सो वृद्धि होगी। इस प्रकार से माल का निर्यात जो है सो विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 107 नंबर क्वेश्चन है, इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। तो कौन सा योजना था जिसके द्वारा बीपीएल परिवारों को एलपीजी गैस प्रदान किया गया था? तो गाइज उस योजना का नाम है हमारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे कौन सी योजना है गाइज? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 108 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना था? तो गाइज 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति डैश कहलाती है? जब हम किसी से कुछ उधार लेते हैं, ऋण लेते हैं, तो उसके पास जो है सो कुछ अपनी संपत्ति रख देते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं ये आपको बताना है। तो उसको कहा जाता है संपार्श्विक। क्या कहा जाता है? संपार्श्विक। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा गढ़ी गई थी? मतलब किस योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य रखा गया था, ये आपको बताना है। तो गाइस वो पंचवर्षीय योजना थी हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चली थी? ये चला था हमारा 2007 से लेकर 2012 तक। कब तक? 2007 से 2012 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 11वीं सही हो जाएगी। तो गाइस 111 नंबर क्वेश्चन है, कपास, जूट, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और खाद्य तेल आदि किस उद्योग से संबंधित है? तो गाइस ये सब किस उद्योग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो गाइस ये सभी संबंधित है कृषि आधारित उद्योग से। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में 2011 की अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? जो भारत में 2011 में जनगणना हुआ था वो कितने चरण में ख़त्म हुआ था ये आपको बताना है। तो गाइस ये ख़त्म हुआ था 2 चरण में। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 113 नंबर क्वेश्चन है, डैश का लक्ष्य इनपुट। तो गाइस 113 नंबर क्वेश्चन है, डैश का लक्ष्य इनपुट के प्रमाण, सामान्य सेवाओं के लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के संबंध में बड़े पैमाने पर लाभ उठाना था। किसका लक्ष्य था ये आपको बताना है। तो गाइस ये लक्ष्य था हमारा एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद का लक्ष्य था। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 114 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जीडीपी में डैश क्षेत्र के योगदान का अनुपात 1950-51 में 11.8% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया था।
किस औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब किस क्षेत्र में हुआ था, तो गाइज वो हुआ था औद्योगिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 115 नंबर क्वेश्चन है, डैश का उपयोग पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो गाइज किसका उपयोग हम पैसे की मांग और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, तो गाइज ये है हमारा क्रेडिट नियंत्रण। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में औद्योगिक नीति संकल्प पहली बार डैश वर्ष में पारित किया गया था। जो औद्योगिक नीति संकल्प था वो पहली बार किस वर्ष में आया था, यह आपको बताना है। तो गाइज ये आया था 1948 में। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम थी। तो गाइज ये तो सभी को पता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य था वो था हमारा बिहार। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 118 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार की डैश पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली थी, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। आपको बताना है कि 2012 से जो 2017 तक चलने वाली थी योजना, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी। तो भाई वो थी हमारी 12वीं पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद कौन सा आ गया था, तो इसके बाद पंचवर्षीय योजना को ख़त्म कर दिया गया था और इसके स्थान पर आ गया था नीति आयोग। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। तो भाई 119 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना के दो प्रमुख उद्देश्य थे। गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करो, ये किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। तो भाई ये था हमारा 5वीं पंचवर्षीय योजना का। अब 5वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो भाई ये चला था 1974 से लेकर 1978 तक। ये अपनी जो है सो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया था 5 वर्ष, ये 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है 5 वो सही हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे 120 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लागू की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो गाइज जो भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो 2012 से 2017 तक चलने वाली थी, उस योजना का नाम था 12वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है। जो माइक्रो फाइनेंस संस्था है वो किसको वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, तो गाइज वो प्रदान करती है कम आय वाले व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। बेरोजगारी के किसके लिए औद्योगिक विकास जो है सो पूर्व शर्त है, तो गाइज ये है हमारा उन्मूलन। क्या है, उन्मूलन। बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 122 हो गया, 123 नंबर पे चलते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन, विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928-1932 सोवियत संघ में डैश द्वारा लागू की गई थी। जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना, पहली बार जो पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, कहाँ की गई थी, रसिया में। कब की गई थी, 1928 से 1932 में। किसके द्वारा की गई थी, तो ये किया गया था जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक था। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था, तो गाइज वो राज्य था हमारा केरल। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 125 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी स्थिति जिसमें सरकार अपने द्वारा एकत्रित राजस्व के बराबर राशि खर्च कर सकती है डैश की स्थिति कहलाती है। तो कैसी स्थिति कहलाती है, तो गाइज ये कहलाता है हमारा संतुलित बजट। ऑप्शन नंबर बी जो है संतुलित बजट, ये सही हो जाएगा। तो गाइज 126 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी। तो गाइज मुख्य आवश्यकता क्या थी, तो ये थी हमारी उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग को कम करना। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 127 नंबर क्वेश्चन है, डैश खुदरा विक्रेता के लिए गोदाम में स्टॉक रखते हैं ताकि खुदरा विक्रेताओं को जब भी उनकी आवश्यकता हो उन्हें सामान उपलब्ध कराया जा सके। तो कौन खुदरा विक्रेताओं के लिए गोदाम में स्टॉक रखता है, तो गाइज वो रखता है हमारा थोक विक्रेता। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 128 नंबर क्वेश्चन है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था। जो हमारा मनरेगा था, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वो किस वर्ष में पारित हुआ था, ये आपको बताना है। तो गाइज ये पारित हुआ था 2005 में। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 129 नंबर। तो गाइज 129 नंबर क्वेश्चन है,
राष्ट्रीय आय की गणना में डैश वर्ष की समयावधि को ध्यान में रखा जाता है। जब हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं तो कितने वर्ष को ध्यान में रखते हुए हम राष्ट्रीय आय निकालते हैं, तो गाइस वो निकाला जाता है 1 वर्ष को ध्यान में रखते हुए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 130 नंबर क्वेश्चन है, विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात व्यापार और वाणिज्य को डैश है। मतलब आपको बताना है कि जो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है वो व्यापार और वाणिज्य को क्या करता है। तो गाइस जो विनिर्मित वस्तुओं का निर्यात होता है वो व्यापार और वाणिज्य को फैलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 131 नंबर क्वेश्चन है, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डैश की अध्यक्षता में की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो गाइस ये किया गया था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं 132 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, तो गाइस ये चला था हमारा 2002 से 2007 तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। जो भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम था वो किस वर्ष लागू किया गया था ये आपको बताना है। तो गाइस ये लागू किया गया था 1948 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी। तो किस वर्ष आर्थिक सुधारों की शुरुआत की गई थी ये आपको बताना है। तो गाइस ये शुरुआत की गई थी 1991 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 135 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में डैश होते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में पार्टियों के रूप में क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो गाइस पार्टियों के रूप में होते हैं 2 या उससे अधिक देश। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 136 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। तो गाइस कौन सा संगठन है जो गरीबी पर डेटा एकत्र करता है, तो गाइस वो संगठन है हमारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 137 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो गाइस 137 नंबर क्वेश्चन है, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूर्ण रूप क्या है। जो एनपीआर दिया गया है एनपीआर का पूरा रूप यानी फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। तो एनपीआर का पूर्ण रूप होगा यहाँ पे गाइज नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है यह बताना है। तो गाइज अप्रत्यक्ष कर है हमारा जीएसटी, क्योंकि जीएसटी जो है सो डायरेक्ट किसी आदमी के ऊपर नहीं लगाया जाता है, यह किसी प्रोडक्ट पे लगाया जाता है। इस कारण से यह एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब लगता किसी और पर है और भरता इसको कोई और है, इसलिए ये जो है एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन देखिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है ये आपको बताना है गाइस। तो ये किया जाता है संभावित विकसित स्टॉक और संचित कोष के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 140 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है। तो गाइस नाबार्ड का पूर्ण रूप आपको बताना है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 को। और इसका पूरा नाम क्या है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका पूरा नाम है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 141 नंबर क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के डैश उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है। तो गाइस कौन सा उत्पादित अंतिम माल होता है ये आपको बताना है। तो गाइस ये होता है हमारा भीतर, मतलब एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है वो घरेलू आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 142 नंबर क्वेश्चन है, जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है। तो गाइस जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, तो जीएनपी का पूर्ण रूप है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीएनपी निकालते कैसे है गाइस, तो जीएनपी निकालने के लिए होता है जीएनपी में से जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी में से क्या करते हैं, जीडीपी में फॉरेन इनकम को ऐड करते हैं। जीएनपी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, जीडीपी में फॉरेन इनकम को ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जीएनपी निकल जाएगा। और जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है, जीएनपी का पूर्ण रूप है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 143 नंबर क्वेश्चन है,
तत्कालीन कृषि मंत्री डैश हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। आपको बताना है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत करने वाले कौन थे। तो गाइस ये थे हमारे एम.एस. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 144 नंबर क्वेश्चन है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह डैश योजना के नाम से प्रसिद्ध है। तो गाइस वो किस नाम से प्रसिद्ध है। तो गाइस वो प्रसिद्ध है हमारा बॉम्बे योजना के नाम से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो गाइस जो कौन सा कार्यक्रम है ये आपको बताना है। तो गाइस उस कार्यक्रम का नाम है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 146 नंबर क्वेश्चन है, डैश सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। किस सेक्टर के लोग ऐसा करते हैं ये आपको बताना है। तो गाइस वो जो होते हैं द्वितीयक क्षेत्र के होते हैं, क्योंकि जितना भी प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादित होता है उसी का उपयोग करके द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 147 नंबर क्वेश्चन है, ऋण एक डैश का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। जो ऋण लेते हैं वो किस चीज़ का निर्माण करते हैं ये आपको बताना है। तो जो ऋण लेते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऋणदाता, और जो देता है वो क्या कहलाता है, देयता। तो यहाँ पर ऋण एक प्रकार का क्या निर्माण करता है, तो ऋण एक प्रकार का देयता का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर कितनी थी। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी उसका विकास दर कितना था। तो उसका विकास दर था 5.2। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो गाइस 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। तो गाइस ये है हमारा भंडारण। ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरे क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं। तो तीसरे क्षेत्र को हम जानते हैं सेवा क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 151 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता पोषक तत्वों के डैश के साथ बेहतर गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों की अपेक्षा करते हैं। तो गाइस किसकी अपेक्षा करते हैं ये आपको बताना है। तो गाइस ये अपेक्षा करते हैं प्रतिधारण के साथ। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं 152 नंबर, अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक गरीबी राष्ट्र केवल तभी प्रगति कर सकता है जब उसके पास अच्छा डैश हो। मतलब एक गरीबी राष्ट्र जो है तभी प्रगति करेगा जब उसके पास क्या होगा, एक अच्छा क्या होगा ये आपको बताना है। तो गाइस वो तभी प्रगति करेगा जब उसके पास एक अच्छा औद्योगिक क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 153 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी परिवार की आय मूलभूत जीवन स्तर भोजन आश्रय आवास को बनाए रखने के लिए आवश्यक राशि से भी कम हो जाती है तो उसे हम किस रूप में जानते हैं। मतलब कोई परिवार है जो अपनी मूलभूत ज़रूरत को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, जो कि रोटी कपड़ा और मकान होता है, उसको हम किस रूप में जानते हैं। तो गाइस उसे जानते हैं हम निरपेक्ष निर्धनता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस 154 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतिम 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो गाइस अंतिम पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 17 तक चली थी उसका उद्देश्य था गाइस त्वरित सतत और अधिक समावेशी विकास। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस 155 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुपर मार्केट के संचालन की एक सीमा बताएं। जो सुपर मार्केट है उसकी संचालन की एक सीमा बताना है आपको। तो गाइस उसकी सीमा हो जाएगी, सुपर मार्केट को शुरू करने और चलने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी आवश्यक होती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सो सही हो जाएगा। चलिए 156 नंबर क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड का उद्देश्य देश उद्योगों के प्रचार और विकास के लिए ऋण और अन्य सुविधाएं प्रदान करता है। तो नाबार्ड किसके लिए काम करता है ये आपको बताना है। तो भाई नाबार्ड काम करता है हमारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो भाई 157 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोखिम का संबंध हरित क्रांति से है। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध हरित क्रांति से है ये आपको बताना है। तो गाइस इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटे और बड़े किसानों के बीच बढ़ती असमानता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 158 नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYV बीजों का उपयोग अधिक समृद्ध राज्यों तक ही सीमित था,
निम्नलिखित में से कौन इस सूची में शामिल नहीं था। मतलब जो HYV बीज आया था वो इसमें से किस राज्य में उपयोग नहीं किया गया था, यह आपको बताना है। तो गाइस ये पंजाब में, आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु में यूज किया गया था, लेकिन कर्नाटक में ये यूज नहीं किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है सो सही हो जाएगा। तो गाइस 159 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो गाइस जो विश्व में हरित क्रांति के जनक है वो है हमारे नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 160 नंबर क्वेश्चन है, देश के विदेशी मुद्रा भंडारण का संरक्षक है और उनके निवेश के प्रबंधन की जिम्मेदारियां निहित है। तो गाइस किसमें इसकी जिम्मेदारियां निहित है ये आपको बताना है। तो गाइस ये निहित है हमारा भारतीय रिजर्व बैंक में। किसमें निहित है गाइस, तो अपना भारतीय रिजर्व बैंक में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 161 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम सरकार द्वारा घोषित डैश में किसानों से खाद्यान्न खरीदता है। तो किसके द्वारा घोषित करने पर वह किसानों से खाद्यान्न खरीदता है ये आपको बताना है। तो वो है गाइज हमारा MSP। क्या है, MSP, यानी कि ऑप्शन नंबर बी न्यूनतम समर्थन मूल्य। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो ये 162 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित उच्च शिक्षा का संवैधानिक निकाय कौन सा था। तो गाइस संवैधानिक निकाय जो पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था वो है हमारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 163 नंबर क्वेश्चन देखिए। डैश एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देशों की सरकार को पूंजी उधार देता है। इसमें से कौन है जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विभिन्न देश को उधार देता है, तो वो है गाइज हमारा विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 164 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉरपोरेट इंटरप्राइजेज को डैश प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो क्या प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था गाइज, तो ये किया गया था हमारा ऋण प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइज 165 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को डैश से सम्मानित किया गया था। जो हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये आपको बताना है। तो गाइज उन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल शांति पुरस्कार से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए 166 नंबर क्वेश्चन, डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। कौन सा बैंक है जो अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होता है ये आपको बताना है। तो गाइस उस बैंक का नाम है सहकारी बैंक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 167 नंबर क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। कितने स्तरीय के लिए करता है ये आपको बताना है। तो गाइस ये करता है 3 स्तरीय के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस 168 नंबर क्वेश्चन है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियाँ किस क्षेत्र में आती है। तो गाइस कृषि हो गया, मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, ये सभी आते हैं हमारे प्राथमिक क्षेत्र में। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइस, ऑप्शन हो जाएगा गाइस यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक क्षेत्र। चौथे 169 नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष डैश में शुरू हुआ था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो कब शुरू की गई थी ये आपको बताना है। तो गाइस ये शुरू हुआ था 1969 में। कब तक चली थी, तो 1974 तक चली थी। ऑप्शन कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर ए 1969। चलिए गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 170 नंबर पे। बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। बैंकों के बैंकर के नाम से किसे जाना जाता है ये आपको बताना है। तो बैंकों का बैंकर कहा जाता है गाइज, कौन कहा जाता है, हमारा RBI कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन देखिए, डैश एक व्यापार नीति है जो आयात का निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करता है। कौन एक व्यापार नीति है ये आपको बताना है। तो गाइज वो व्यापार नीति है हमारा मुक्त व्यापार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइज अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 172 नंबर पे। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्था के ग्राहकों को वित्तीय संस्था की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है।
कौन एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है, ये आपको बताना है। तो गाइज उस इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली का नाम है हमारा इंटरनेट बैंकिंग। क्या है? इंटरनेट बैंकिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 173 नंबर क्वेश्चन। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। जो IPR 1956 है वो डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी थी। तो क्या 1956 से कौन सा पंचवर्षीय योजना चलेगा? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना चलेगा। कब तक चलेगा? तो 1956 से लेकर 1961 तक। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 174 नंबर। हरित क्रांति ने खाद्य फसलों की उपज में वृद्धि की और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था में डैश योगदान दिया। जो हरित क्रांति है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार का योगदान दिया, यह आपको बताना है। तो गाइस हरित क्रांति ने भारतीय कृषि में, भारतीय अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। कैसा योगदान दिया? सकारात्मक योगदान दिया। तो गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175। भारत के गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक सेवा, जिसका पूर्ण रूप है स्वनियोजित महिला संघ, की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? गुजरात में स्थित एक सहकारी बैंक है सेवा, जिसका शुरुआत किस वर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। तो गाइस सेवा की शुरुआत की गई थी 1974 यानी 1974 में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो गाइज इस प्रकार से हमने इकोनॉमिक्स का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिया। कितना क्वेश्चन था? 175 क्वेश्चन था। सभी को अच्छे ढंग से हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।